हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम। तो इसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा एंड जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड इज नोन एज। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ जो लाइवलीहुड होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं, आजीविका के जो साधन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या कहेंगे? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फोर्ट्रेस प्रिजन विच स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो फोर्ट्रेस प्रिजन बतानी है, तो इसका आंसर है बेस्टाइल। ठीक है, सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द एम्परर ऑफ रशिया इन 1914। 1914 में रशिया का एम्परर कौन थे? ज़ार निकोलस सेकंड। ठीक है। अ रशियन कम्युनिस्ट लीडर हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया। तो रशिया में जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था जोसेफ स्टैलिन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है जोसेफ स्टैलिन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है। ये तो फॉल्स है, कुछ लोगों के हाथ में थोड़ा ना होती है डेमोक्रेसी में, तो पूरे लोगों के हाथ में होती है, जो वहाँ की पब्लिक होती है ना। तो यहाँ पे बोला कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये ठीक है आपका, कि यहाँ पे लोगों के हाथ में पूरी पावर होती है जिससे वो इलेक्ट करते हैं अपने हेड को, है ना। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और सेकेंड वाली करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आपको फ्यू इंडिविजुअल बोला है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हैंड ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में होती है। सेकेंड वाला ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा ना। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और सेकेंड करेक्ट है, तो बी आंसर है इसका। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और सेकेंड वाली करेक्ट थी ना, तो यानी इसका आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन पे टिक कर लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव नो राइट टू वोट, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। तो जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उनको कोई राइट नहीं होता वोट करने का, तो यहाँ पे इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेटिक में तो राइट टू वोट होता है, यहाँ तो नो लिखा है, तो नो है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। नॉन डेमोक्रेटिक में जो लोग होते हैं वो सरकार नहीं चुनते। ठीक है, डेमोक्रेटिक जैसे इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो राइट टू वोट है ना, तो यहाँ लिखा है नो राइट टू वोट, तो इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक है इसका आंसर। तो 6 का आंसर क्या होगा? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है एंड इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो उन्हें भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में बहुत सारी पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। तो आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारी पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, फिर उसके बाद बीजेडी, बहुत सारी पार्टीज़ है ना, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यस, ट्रू है ये। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। मल्टी पार्टी का मतलब समझिए ना, बहुत सारा पार्टी, बहुदल सिस्टम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एज द हेड ऑफ स्टेट इज कलेक्टेड। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब तो जहाँ पे लोगों के हाथ में सत्ता होती है, बट जब हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड की बात करें तो डेमोक्रेटिक के साथ एक और वर्ड जुड़ जाएगा, रिपब्लिक कंट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इन्होंने कहा है कि करेक्ट करो अंडरलाइन वर्ड को, ताकि स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड में आ रहा है, तो डेमोक्रेटिक के साथ एक रिपब्लिक वर्ड आ जाएगा। तो इसमें आपको इसको दोबारा से सेंटेंस को लिखना था, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
कंट्री बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक रिपब्लिक वर्ड को आपको एक्स्ट्रा लगाना है ताकि ये सेंस में आ जाए वर्ड, पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल सेम ये लिखा था, बस एक रिपब्लिक वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 10, इलेक्शंस हेल्ड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी या जनरल इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म्स इलेक्शंस होते हैं, या इलेक्शंस बाय इलेक्शंस होते हैं। तो वन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन कैसे होते हैं, बाय इलेक्शंस होते हैं, तो इसका आंसर बाय इलेक्शंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द कंट्री डिवाइडेड फॉर लोकसभा इलेक्शंस, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस में, तो यहाँ पे आपको याद करना है 543, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बट इनिशियली 543 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इमेजिनरी सर्कल रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इमेजिनरी सर्कल रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, जो पैरेलल रन करते हैं इक्वेटर के, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। तो देखिए लैटिट्यूड्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर को मेजर करती है, और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइन होती है जो मेजर करती है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन इन बीच को। तो ये आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइंस होती है। तो पैरेलल में क्या आएगा, लैटिट्यूड, ठीक है, इसका आंसर लैटिट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th है, 13th, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो ये अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट करना है और जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय, यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ से सेपरेटेड होता है, पाक स्ट्रेट, PALK STRAIT एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे ये वर्ड आपको एक्स्ट्रा लिखना था ताकि ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कंप्लीट करना है टेबल को। बर्चन्स क्या होता है, इंडियन डेजर्ट होता है, और जो भांगर होती है वो एक टाइप की इंडियन सॉइल है, एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। तो भांगर के बारे में खादर बांगर आपने पढ़ा होगा, इसको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, खादर और भांगर। तो ये एक टाइप की एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज करना है फॉलोइंग हिमालयन रेंज को नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालयन रेंज को लगाना है आपको। तो पहले शिवालिक है, फिर हिमाद्री, हिमाचल है। तो नॉर्थ टू साउथ में पहले आपका हिमाद्री आएगा, फिर हिमाचल आएगा और लास्ट में शिवालिक आएगा। तो ये आपको अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज करना है फॉलोइंग वाटर बॉडीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक की तरफ। तो नॉर्थ में तो आपको पता है ना वुलर लेक होती है, तो लास्ट में वुलर लेक आएगी कश्मीर में। तो जो साउथ है उसमें पहले, तो देखिए लेक्स में पहले देखो पुलिकट तो यहाँ पे है आंध्रा में, पुलिकट लेक, ये पुलिकट लेक है आंध्रा के पास, तमिलनाडु और आंध्रा के यहाँ पे आती है। और फिर यहाँ से ऐसे जाओगे तो चिल्का लेक है उड़ीसा में, और फिर वुलर आपकी लास्ट में आती है कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे वुलर है। तो यानी कि आपको साउथ से नॉर्थ जाना है ना, तो पहले पुलिकट आएगा, फिर चिल्का आएगा और फिर आपका वुलर लेक आएगा। तो पुलिकट, फिर चिल्का, फिर ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे करके। तो साउथ में पहले पुलिकट, फिर चिल्का और फिर लास्ट में ये। तो पुलिकट आपको याद रखनी आंध्रा में होती है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, वुलर कश्मीर में है और चिल्का उड़ीसा में है। तो पहले आंध्रा, फिर उड़ीसा आता है, फिर कश्मीर साउथ नॉर्थ में आ जाता है ना। तो साउथ टू नॉर्थ है तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर लास्ट में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। उस रिवर का नाम बताना है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा आपका गोदावरी रिवर को कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती है ये, ठीक है। तो गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिटरेसी रेट। क्वेश्चन 18, एनी मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ वे दैट इट बिकम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। तो ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म होके ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है और यूज़फुल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। जब मटेरियल यूज़फुल हो जाए तो उसको हम
रिसोर्स कहते हैं, क्या बन जाता है वो, रिसोर्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, ट्रू की फॉल्स। तो लिटरेसी रेट मतलब जो साक्षरता दर है, मतलब एजुकेशन रेट है जो, लिटरेसी रेट, उसको वो ओवर द ईयर इम्प्रूव नहीं हुआ, नहीं। देखो पहले तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बट अब तो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट, परसेंटेज जो है एजुकेटेड लोग का वो बढ़ रहा है ना, तो इन्होंने कहा नहीं इम्प्रूव हुआ, तो ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। अगर ये इम्प्रूव्ड बोलते, नॉट नहीं लगाते तो ट्रू होता, बट नॉट इम्प्रूव बोल दिया तो इसलिए फॉल्स है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका फॉल्स है। क्वेश्चन 20 कंप्लीट करना है लेबल को, टेबल को। तो फिशिंग कैसा है, और टूरिज्म टर्शरी सेक्टर में आता है। तो टूरिज्म तो टर्शरी सेक्टर में आता है, फिशिंग कौन से सेक्टर में आता है, तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ के 3 सेक्टर्स आने चाहिए। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है, सेकेंडरी इन सेक्टर होता है और एक टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी के अंदर जितने भी आपके फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, वो सेकेंडरी के अंदर आएगा। और टर्शरी सेक्टर के अंदर जो भी सर्विस सेक्टर होते हैं, लाइक टीचिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना, ये सब सर्विस सेक्टर टर्शरी में आते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा उनको हम सेकेंडरी में डालते हैं। और ये जो इनिशियल वाली चीज़ होती है, जो जिनकी हेल्प से सेकेंडरी सेक्टर होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के लिए चाहिए होती है ना, रिक्वायर्ड होती है, तो जो रॉ मटेरियल है वो किससे मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से। तो फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, ये सब प्राइमरी में आते हैं। तो फिशिंग कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर है, तो फिशिंग में यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर आएगा। और टूरिज्म तो टर्शरी होता ही है ना, टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर। फिशिंग क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी सेक्टर लिखना है। तो इसके सेक्शन बी, सी और डी वाले जो सेक्शंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो वीडियो का जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, उसको वेट करिएगा, वो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है, लाइव में भी मिल सकता है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी एसएसटी की फुल रिवीजन कराई जा सके। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड इन जितने आंसर्स मैंने बताया है इनके सबके आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, सारे क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और वीडियो बनाएंगे, तो वेट कीजिएगा एंड अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कर देना, कमेंट, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा।